Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor in Chemistry from JTB Government Girls College. स्टूडेंट हम बीएससी पार्ट सेकंड की लास्ट यूनिट की स्टडी कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एरिन्स को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाइट्रो एरिन कंपाउंड है पिक्रिक एसिड, उसको पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा हम हेलो एरिन्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर। बच्चों अगले 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसी के साथ आपका जो बीएससी पार्ट सेकंड का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। आप क्या इन चैप्टर्स को कराने के बाद जो मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम्स होती हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस किए करवाए जाते हैं, मैं उसको डिस्कस करूँगी। जो बुक्स के पीछे क्वेश्चंस हैं उसको हम ले लेंगे, तो उससे आपको इन चैप्टर्स का जो कंसेप्ट है वो एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर पाएँ और एग्ज़ाम पेपर अच्छे से कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पिक्रिक एसिड। बच्चों पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये है पिक्रिक एसिड। अगर मैं हाइड्रोक्सिल को के कार्बन को 1 पोजीशन देती हूँ तो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका हो गया 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है और 6 पे नाइट्रो है। तो ये हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो कि बाकी जो बेसिक मॉइटी है वो फिनॉल हो गया। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये पीले रंग का होता है, इसका जो कलर होता है वो पीला होता है और इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है ये क्रिस्टलाइन पदार्थ होता है। इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि कार्बोनेट्स को भी डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, अब आपको एसिड नेचर तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि वो क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है उसका -I और -M इफेक्ट बनता है। चूँकि यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप हैं और 3 नाइट्रो ग्रुप इतना ज़्यादा -I और -M इफेक्ट डालते हैं कि फिनोलिक एसिड होता है वो काफ़ी एसिडिक हो जाता है और इसी वजह से जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता है। बच्चों मैं यहाँ पे आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूँगी कि जो सिंपल फिनॉल होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है या पिक्रिक एसिड होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता है। क्योंकि सिंपल फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन पिक्रिक एसिड में नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस के कारण उनका -I और -M प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वो फिनोलिक ग्रुप को काफ़ी एसिड बना देते हैं और जिससे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता है। ये देखिए पिक्रिक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन हुई तो सोडियम पिक्रेमाइड बन गया। ये जो OH है उसका H निकल जाएगा, तो पिक्रिक एसिड का सॉल्ट जो बनता है उसे हम सोडियम पिक्रेमाइड कहते हैं। तो ये आ गया कि ये इतना ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है और ये फिनॉल से कैसे अलग होता है, हमने ये देखा। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की कि इसे बनाया कैसे जाता है। फिनॉल का यदि नाइट्रेशन करवाया जाए तो ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते हैं जो फर्दर नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन HNO3 से कराई जाती है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है। जब इस ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फर्दर और नाइट्रेशन कराया जाता है तो हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो बेसिकली फिनॉल के नाइट्रेशन से स्टेप वाइज स्टेप नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। चूँकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसीलिए जो डायरेक्ट जो नाइट्रेशन होता है उससे पिक्रिक एसिड की बहुत कम मात्रा में बनता है, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ता है। बच्चों फिनॉल जो है ये
इसकी रिएक्शन जब हम HNO3 से कराई जाते हैं तो HNO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, नाइट्रेटिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन HNO3 सिर्फ नाइट्रेटिंग एजेंट नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो अगर हम सीधे फिनॉल की से रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, तो नाइट्रेशन के अलावा एक साइड रिएक्शन और होती है जो कि होता है फिनॉल का ऑक्सीडेशन। इससे हमारी जो डिज़ायर्ड रिएक्शन क्या है, वो तो नाइट्रेशन है, लेकिन साथ में कुछ फिनॉल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और हमें नाइट्रेशन वाला पिक्रिक एसिड नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली अगर हम फिनॉल को लेकर नाइट्रेशन करवा के हम अगर पिक्रिक एसिड बनाते हैं तो यील्ड हमें कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि पिक्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होने लगता है और यील्ड कम हो जाती है, साइड रिएक्शन होने लगती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक इनडायरेक्ट मेथड काम में लिया जाता है, जिसमें पहले फिनॉल का सल्फोनेशन कराया जाता है H2SO4 से रिएक्शन करा के। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप आ जाएंगे SO3H, और ठीक है। फिर जो ये सल्फोनिक वाले जो फिनॉल बनते हैं इसका नाइट्रेशन कराया जाता है, और नाइट्रेशन करा के जो 4 और 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं। ये हो गया सल्फोनेशन। फिर नाइट्रेशन कराया, 4 और 6 पोजीशन पे नाइट्रेशन आ गए, और फिर वापस अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो SO3H जो होता है वो NO2 से रिप्लेस हो जाता है, तो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो रिएक्शन को सीधे ही HNO3 से स्टार्ट करने की बजाय अगर हम H2SO4 से स्टार्ट करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, और इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम ऑक्सीडेशन जो कि एक साइड रिएक्शन होती है उसको हम ख़त्म कर सकें। अब हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है। क्लोरोबेंजीन की जब नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से रिएक्शन कराई जाती है तो इसका नाइट्रेशन हो जाता है 2 और 4 पोजीशन पे, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। जो Cl होता है वो OH से रिप्लेस हो जाता है, और फिर अगेन नाइट्रेशन किया जाता है तो हमें पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें पहले तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं, फिर इसे जल अपघटन करके हम इसे फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं और फिर नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तीसरा मेथड है 3,1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन से पिक्रिक एसिड बनाने का। ये लेबोरेटरी मेथड है। इसमें 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन का पोटेशियम फेरिसाइनाइड से ऑक्सीडेशन करवाते हैं। यह है 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। इसका जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो ये तो 3 मेथड थे जिससे कि हम पिक्रिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एमीन व फिनॉल के साथ चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम पिक्रेट कहते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करता है जिससे कि एक क्लोरोपिक्रीन बनता है। जब ये PCl5 से रिएक्शन करता है तो पिक्राइल क्लोराइड बनाता है जिसका क्लोरीन परमाणु काफ़ी क्रियाशील होता है। पिक्रिक एसिड के यूज़ की हम बात करें तो इसका यूज़ एक्सप्लोसिव बनाने में, रेशम व ऊन जैसे रेशों की रंगाई में और चर्म रोगों के उपचार में, स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम रिएक्टिविटी ऑफ हेलो नाइट्रोएनिन्स देखते हैं। निम्न प्रकार के रेजोनेंस से कार्बन और क्लोरीन के जब हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो हेलोजन और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है रेजोनेंस के कारण। आप देखिए क्लोरीन के लॉन पेयर शिफ्ट होते हैं और रिंग का जो डबल बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होता है। इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हेलोजन है और बेंजीन रिंग है उसके बीच में डबल बॉन्ड आ गए। तो डबल बॉन्ड आने के कारण ये जो हेलोजन परमाणु है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि बेंजीन रिंग और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो आप हेलोजन को आसानी से नहीं निकाल सकते। एल्किल हैलाइड जो होते हैं, ठीक है, इसमें
एल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता है, इसलिए एल्काइल हैलाइड तो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो हेलो एरीन्स होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते। कोई आपसे इसका कारण पूछे तो आप बता सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से हैलोजन और बेंजीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अतः हेलो एरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल के प्रति काफ़ी कम क्रियाशील होती है, क्योंकि आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन ली जाए तब हम हेलोजन को OH NH2 और CN समूह से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। NOH से रिएक्शन कराई, हेलोजन OH से रिप्लेस हो गया, फिनॉल का निर्माण कर लेगा। अमोनिया से रिएक्शन कराई तो NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और एनिलीन का निर्माण कर लेगा। KCN से रिएक्शन कराई तो CN से रिप्लेस हो जाएगा और फिनाइल साइनाइड का निर्माण कर लेगा। आप देखिए सारे ही उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस ली गई है। 300 डिग्री टेम्परेचर, काफ़ी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि 200 ATM लिया गया है। तो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ही जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। अभी तक हमने जो ऊपर एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें हेलोजन अकेला बेंजीन रिंग से जुड़ा है, लेकिन अगर उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो इसकी क्रियाशीलता जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आप ये देखिए कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। ये ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है और ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। अब मैं इसका वापस है ना वही कराती हूँ, एमीन से रिप्लेस कराती हूँ या फिर फिनॉल बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रिएक्शन हो रही है और ClNH2 से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे भी आसानी से ClNH2 से रिप्लेस हो गया, यहाँ पे भी आसानी से ClOH से रिप्लेस हो गया। तो आपने देखा कि अगर हेलो एरीन्स में हम नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करा दे तो ये हेलो एरीन्स की जो रिएक्टिविटी है उसको काफ़ी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो हेलो एरीन जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप का काम करता है तो ये बेंजीन रिंग जो होती है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर देता है और आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। तो आपको आई बात समझ में कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो उसके इंट्रोड्यूस कराने पर जो हेलो एरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। बच्चों अभी ऊपर देखा हमने या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप था, लेकिन यदि ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर ही नाइट्रो ग्रुप आ जाए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो रिएक्शन और भी माइल्ड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती संपन्न हो जाती है। पहले आपने देखा जब नाइट्रो ग्रुप नहीं था तो 300 डिग्री पर रिएक्शन हो रही थी, फिर देखा कि एक एक अगर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया तो 150 डिग्री पे ही रिएक्शन हो रही है। अब आप देखिए 20 डिग्री पर भी रिएक्शन हो रही है। ये देखिए 20 डिग्री पर भी रिएक्शन हो रही है। पिक्रिल क्लोराइड, ये क्या है पिक्रिल क्लोराइड, इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। पिक्रिल क्लोराइड की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ईथर का निर्माण हो जाता है। और अगर हम पिक्रिल एसाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं सिंपल तो आसानी से पिक्रिमाइड का निर्माण हो जाता है। सिंपल गर्म करते हैं अगर पानी के साथ तो पिक्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो आप कंपैरिजन करिए, जब ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गए तो कितनी माइल्ड कंडीशन में रिएक्शन हो गई। तो नाइट्रो ग्रुप ऐड जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप की संख्या बढ़ती है रिएक्शन बहुत ही आसानी से संपन्न होने लग जाती है। और इसका एकमात्र कारण क्या है कि NO2 ग्रुप होता है वो काफ़ी -M और -I प्रभाव शो करता है। इसी वजह से ये जो पिक्रिल क्लोराइड है ये बहुत ही माइल्ड कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे देते हैं। बच्चों आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाइट्रो कंपाउंड था पिक्रिक एसिड हमने उसको देखा।
पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, और ये काफ़ी एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। लेबोरेटरी में भी इसको यूज़ करते वक्त काफ़ी ध्यान से यूज़ करिए, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है। तो एक तो हमने पिक्रिक एसिड की बात की, और हमने रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स, उस पर नाइट्रो समूह का प्रभाव देखा कि कैसे कैसे उनकी रिएक्टिविटी नाइट्रो समूह के इंट्रोड्यूस करने के साथ चेंज हो जाती है, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती है NO2 समूह की, रिएक्टिविटी और तेज़ी से बदलती जाती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब आज के लेक्चर के साथ ही हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नाइट्रो कंपाउंड्स खत्म होते हैं। हमने कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया? NO2। अगले लेक्चर से हम एमीन्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्रो भी हो सकता है और एमीन्स भी हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एमीन्स की शुरुआत करेंगे। तो आज के लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एमीन्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।